Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do exercise part NCERT solution of the chapter India's external relation. That was 4th chapter. Although we have completed 5 chapters till now, but this exercise part was left and today we are going to do the same. Today we are going to do exercise solution, NCERT solution for the chapter India's external relation. I hope chapter is completely clear to all of you. So now let us have the look what the questions are asking from you. Right? Question number 1. Write true or false against each of these statements. आपको true या false लिखना है statements के आगे. First is non-alignment allowed India to gain assistance both from USA and USSR. क्या जो नॉन अलाइन मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया था, नैम मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया था, इसके वजह से हम लोगों को असिस्टेंस मिली, मतलब बेनिफिट मिला फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स, यूएसए एंड यूएसएसआर. डू यू फील सो कि हमें बेनिफिट मिला? ऑफ कोर्स इंडिया वाज बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स. वी were able to understand from the chapter's point of view also that when there was war with China in 1962, USSR was not helping us because I told you USSR said that if India is our friend, then China is our brother. That's why we are not able to help India, right? So we got help from USA. But after that, when we saw that there was war with Pakistan in 1965, at that time we were able to understand that USA was helping in the form of weapons, right? So at that time we were helped by USSR. So at both of the times we were able to see, because of our non-alignment policy, we were able to get help from both of the military camps, you can say, right? So I hope this question is clear to all of you. B part, India's relationship with her neighbors has been strained from the beginning. अब आपसे पूछा गया है कि क्या जो हमारे रिलेशंस थे हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ, क्या वो स्टार्टिंग से स्ट्रेन रहे हैं, राइट? अब आपसे क्या पूछा गया कि जो आपके रिलेशन है स्टार्टिंग से ही मतलब एक टाइप से टेंशन वाले रहे हैं हमारे बीच में. स्ट्रेन मतलब टेंशन. क्या हमारे बीच वाले जो रिलेशंस हैं हमारे नेबर्स के साथ, क्या वो स्टार्टिंग से टेंशन में रहे हैं? सो दिस इज फॉल्स. क्यों फॉल्स? क्योंकि आप लोग ऑल्दो देखो पाकिस्तान की तो फॉर्मेशन ही हमारे साथ क्यों हुई थी, रिलीजन के बेसिस पे. सो वी विल नॉट एक्सेप्ट और वी विल नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे. बट इन चाइनाज कंटेक्स्ट वी हैव सीन ना कि जब 1949 में चाइना में नई गवर्नमेंट बनती है, सो इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री हु वॉज एक्सेप्टिंग इट और जिसने इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्निशन दी थी. सो इन द इनिशियल फेज वी वर हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना. सो वी विल नॉट गो विद दिस स्टेटमेंट कि स्टार्टिंग से हमारे रिलेशन कैसे थे, स्ट्रेन थे, एक टाइप से टेंशन वाले थे. फाइन. अब उसके बाद फिर क्या? थर्ड, द कोल्ड वॉर हैज अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जो कोल्ड वॉर था क्या उसने हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन को अफेक्ट किया? सो ऑफ कोर्स यस. क्यों? क्योंकि जब चाइना के साथ वॉर जब पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं टेंशन में क्यों आए हम लोग? बिकॉज वी हैव सीन कि वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट? बट अब हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि अब जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, तो उसी टाइम पे कहीं ना कहीं 1965 में हमारा वॉर भी हो रहा था. तो यूएसए अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहा था? यूएसए वाज हेल्पिंग पाकिस्तान अगेन एंड अगेन, राइट? सो कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर का एरा था उसने हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन को खराब किया. क्योंकि अगर आप कंप्लीटली स्टडी करते हो रिलेशन को और आप एनालाइज करते हो, यू विल बी एबल टू सी कि पाकिस्तान वॉज हेल्प बाय यूएसए और इंडिया को कहीं ना कहीं रशिया हेल्प कर रहा था, यूएसएसआर हेल्प कर रहा था. तो कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर का टेंशन थी ना, बिकॉज यू कैन से कि हम दोनों कहीं ना कहीं टिल्टेड हो रहे थे. दैट्स वाई वी आर एबल टू सी कि यस कोल्ड वॉर ने हमारे दोनों के रिलेशन को अफेक्ट किया था. फाइन. डी पार्ट, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 वॉज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज क्लोजनेस टू यूएसए. अब देखो जो 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 1971 में, किसके साथ हुई थी? अगर चैप्टर याद आ रहा है आपको, वी हैव अंडरस्टूड दैट 20 years treaty that was with USSR, not with USA. समझ आया? जब हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? हम लोगों ने स्टडी किया था बिकॉज ऑफ द सोशलिस्ट एस्पेक्ट, सोशलिज्म, बिकॉज ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वी वर फाइंडिंग आवरसेल्फ दैट वी आर क्लोज टू रशिया, वी आर क्लोज टू यूएसएसआर, और उसकी आइडियोलॉजी का हमारे ऊपर क्लियर इन्फ्लुएंस भी हो रहा था.
वी हैव सीन ना कि 1976 में हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करेंगे प्रियम्बल में और सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर देंगे. ऑल्दो वी विल बी एडिंग सेक्युलर वर्ड ऑल्सो, बट जो सोशलिस्ट वर्ड है दैट वाज क्लियर इम्पैक्ट ऑफ यूएसएसआर. और कहीं ना कहीं जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971, वो हमारी क्लोजनेस थी विद यूएसएसआर, नॉट विद यूएसए. फाइन. After that, I hope question number 1 is completely clear to all of you, and if you have understood the chapter completely, you are also able to find that the question you are able to understand them and you are able to solve them as well. Now second question, match the following. अब आपसे पूछा गया है, अब देखो स्टार्टिंग में आपको कुछ फेज गिवन है, क्या हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग, और इस साइड आपको क्या गिवन है कि आपको मैच करने हैं कि उस पर्टिकुलर फेज से आपको क्या समझ आता है, उस पर्टिकुलर वर्ड से आपको क्या समझ आता है. अब देखो फर्स्ट आपको क्या बोला गया है, द गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पीरियड ऑफ 1950 टू 1954. हमारी कंट्री का जो गोल था, हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्पेशली 1950 से लेके 1954 तक, वो क्या थी, अब आपको वो बतानी है. तो क्या वो तिब्बत के रिगार्डिंग थी, क्या वो प्रिजर्वेशन थी हमारी टेरिटरी की इंटीग्रिटी का, क्या वो 5 प्रिंसिपल्स थे, या फिर वो लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेम, क्या था वो था. क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ये हमारे फेज कब का है, जब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है. तो उस टाइम पे हमारी सिचुएशन कैसी है, वी वर नॉट दैट मच, यू कैन से दैट मच पावरफुल. इसीलिए अब हम क्या करेंगे, उस टाइम पे तो हमारी गोल, हमारा डेवलपमेंट गोल जो टारगेट होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं खुद को पावरफुल करना ना, यही होगा हमारा गोल. इसीलिए देखो क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि हम प्रिजर्व करके रखेंगे अपनी इंटीग्रिटी को. उसके अलावा सोवरेनिटी जो हमारा एलिमेंट होता है ना, कि हम क्या करेंगे, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी फ्री होंगे, इस एलिमेंट को मेंटेन करके रखेंगे. और उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही तो था ना फेज जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या किया, 5 ईयर प्लान्स और ये सारी चीजें भी हम लोगों ने शुरू की थी. सो इफ यू आर एबल टू सी, हमारी कंट्री का जो गोल था 1950 से 1954 तक, वो क्या था कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे, अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वर्क करेंगे. फाइन, बिकॉज इट वॉज द स्टार्टिंग फेज ऑफ आवर इंडिपेंडेंस ना. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ सेकेंड, पंचशील. पंचशील क्या था, पंचशील देयर वर 5 प्रिंसिपल्स, राइट. पंचशील, इसीलिए इसको बोला गया पंचशील. पंच मीन्स होता है 5. तो अब देखो क्या, पंचशील किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ था, राइट. अब देखो क्या था, जब हमने कब किया ये, 1954 में. याद आया, जहां तक हमारे रिलेशन क्या थे, बड़े अच्छे थे चाइना के साथ, दैट वी वर हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना, कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे, ऑल दीज थिंग्स. तो वो क्या था, आपका पंचशील एग्रीमेंट था, है ना. तो पंच मतलब 5, इसे आप इजीली मैच कर सकते हो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जो हम लोगों ने चाइना के साथ एक टाइप से क्या कर लिया, पंचशील एग्रीमेंट किया था, राइट. अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका बांडुंग कॉन्फ्रेंस. ये क्या था, नेम कॉन्फ्रेंस, याद आ रही है, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेम की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, तो उसके रिगार्डिंग. और इसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट हुई थी नेम की, जो आपने 5 लीडर्स पढ़े थे, है ना. आपने युगोस्लाविया, है ना, मिस्र के कर्नल नासिर आप लोगों ने पढ़े थे, मार्शल टिटो आप लोगों ने पढ़े थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़े थे. सो ऑल दीज 5 पर्सन्स वो कहाँ पे मिले थे, बांडुंग कॉन्फ्रेंस में. और वहीं से क्या हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी नेम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की. जो वर्ल्ड का सिनेरियो चल रहा है, पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम उनमें से किसी एक भी मिलिट्री ग्रुप को फेवर नहीं करते हैं. वी विल बी ट्राइंग टू मेंटेन अ गैप और डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिलिट्री अलायंस. और वहीं से क्या शुरुआत होती है, नेम की शुरुआत होती है, राइट. अब दलाई लामा का कंटेक्स्ट सभी को आई थिंक आप लोगों को अच्छे से याद है. दलाई लामा का क्या कंटेक्स्ट था कि जब चाइना के साथ कहीं ना कहीं तिब्बत वाला जो कंटेक्स्ट था वो चल रहा था, है ना. तो वो क्या था, अब क्योंकि चाइना ने इंडिया को क्या श्योर किया था कि हम उन सभी को वो सारी की सारी फ्रीडम्स प्रोवाइड करवाएंगे जो चाइनीज सिटीजन को मिल रही हैं. बट जब वो 1956 में इंडिया की विजिट के लिए आते, तो दलाई लामा वाज द पर्सन हु क्रॉस्ड ओवर to India and told the actual position to Pandit Jawaharlal Nehru that what is happening in Tibet. So वो आपके spiritual leader थे दलाई लामा. You are able to easily match it with Tibetan spiritual leader who crossed over to India. यानी जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल की to tell the actual position of the Tibet. Fine, I hope 2 questions are completely clear to all of you.
Third is why did Nehru regard conduct of foreign relation as an essential indicator of independence? क्यों नेहरू ने रिगार्ड किया था कि हमारे जो फॉरेन रिलेशन है वो एक असेंशियल इंडिकेटर है हमारे इंडिपेंडेंस का? उसके रिगार्डिंग आपको 2 रीजंस बताने हैं एंड यू विल हैव टू गिव एग्जांपल्स आल्सो टू सपोर्ट योर रीडिंग, टू सपोर्ट योर आंसर. तो अब देखो, फॉरेन पॉलिसी ना किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड, आप लोगों को एरिस्टोटल की अगर कोटेशन अगर आपको याद है कि बिकॉज मैन इज सोशल एनिमल, है ना. अगर वो सोसाइटी से बाहर रहता है या तो वो क्या है, डेविल है या फिर गॉड है. 2 ही चीजें हो सकती हैं. तो अब यहां पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए उन्होंने रिगार्ड किया कि हमारी फॉरेन रिलेशन अच्छे होने चाहिए. वो क्या होंगे? क्योंकि वो हमारी इंडिपेंडेंस को एक टाइप से एसेंशियल इंडिकेटर होंगे. जो हमारे फॉरेन रिलेशन होंगे, हम उनको कैसे कंडक्ट करते हैं, राइट. अब देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम हिज ही वाज आल्सो द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. He was having 2 ministry. He was the prime minister also, and along with that, he was the foreign minister of our country as well. So there were 3 major objectives of his foreign policy. First objective क्या था? Was to preserve the sovereignty of India. मतलब आप इंडिपेंडेंटली जब आप डिसीजंस बनाते हो, आप रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो किसी और कंट्री के साथ, वो क्या इंडिकेट करेगा? अब देखो, अगर मान लिया हम अपनी सॉवरेंटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट था. बिकॉज इस सॉवरेनिटी के लिए हम लोगों ने इतने सेक्रीफाइसेस किए थे, अब हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे. इसलिए जो मेजर ऑब्जेक्टिव था हमारी फॉरेन पॉलिसी का, वो यही था कि हम अपनी कुछ भी हो जाए बट हमें अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करके रखनी है, कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे. इसलिए देखो, जब पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बट इवन देन वी वर हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजी, राइट. सेकंड क्या था? द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू वाज टू इंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मतलब आप टेरिटरी को कैसे इंटीग्रेट करके रखोगे. और थर्ड क्या था? एंड द थर्ड वाज टू ब्रिंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. दीज 3 विजन्स गाइडेड हिज फॉरेन पॉलिसी. मतलब सबसे पहले तो आपको आपकी सॉवरेंटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो मेंटेन करके रखनी है. दूसरा क्या? कि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे, और उस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग अब हमें क्या करना है? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गए थे हम. तो अब वो डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, यही वो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, 3 प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन विजन को गाइड किया था. फाइन. अब देखो, फिर अब आप लोगों को बताना है कि वो कौन से मेथड्स थे, वो रीजंस भी बताने जो आपके आंसर को सपोर्ट करते हैं. तो क्या था? फॉर अचीविंग दिस पॉलिसीज नेहरू चूज द पाथ ऑफ नॉन अलाइनमेंट. ही डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक्स. हम लोगों ने पढ़ा था ना पूरा का पूरा कि हमने डिस्टेंस बना के रखी थी मिलिट्री ब्लॉक के साथ. तो अब ये वही है, वही आपको बता रहे हैं कि इन टारगेट्स को, इन गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? नॉन अलाइनमेंट पाथ अडॉप्ट किया था. और इसी वजह से हम लोगों ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, चाहे वो कैपिटलिस्ट था या फिर कम्युनिस्ट था. और फोर्थ, नेहरू वांटेड टू परस्यू हिज विजन ऑफ पीसफुल वर्ल्ड and wanted to remain away from the Cold War rivalries of the US and USSR. और क्यों कर रहे थे हम ऐसा? क्योंकि हमें पता था हमारा विजन क्या है, दैट इज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और हम वर्ल्ड में भी उस पीस को ही मेंटेन करना चाह रहे थे. इसीलिए हम लोग क्या रहे, इस पर्टिकुलर जो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था और जिसकी वजह से वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, हम उन दोनों ब्लॉक से दूर रहे. फाइन. सो आई होप आपको समझ आया कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो असेंशियल इंडिकेटर थी हमारे इंडिपेंडेंस का, है ना. आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ आई. एंड वी आर एबल टू टेल विद द एग्जांपल्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, विद द पॉलिसीज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, दैट यस वी वर हैविंग इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी, एज वी आर एबल टू सी कि दोनों इतने पावरफुल ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक के साथ हम कनेक्टेड नहीं थे. फाइन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज एन आउटकम ऑफ two-way interaction between domestic compulsions and prevailing international climate. अब जो आपका क्या है, जो फॉरेन अफेयर्स हैं, हमारे जो कंडक्ट है फॉरेन अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो एक आउटकम है. किसका आउटकम? 2-way इंटरेक्शन. किस किस के बीच में? बिटवीन डोमेस्टिक कंपल्शन, जो हमारे इंटरनल कंपल्शंस होते हैं, और इंटरनेशनल क्लाइमेट. मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे आपकी कंडक्ट होने वाली है, आपकी फॉरेन पॉलिसी 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी. क्यों? कि आप रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करोगे. एक, आपकी डोमेस्टिक पोजीशन कैसी है, डोमेस्टिक कंपल्शंस कैसे हैं, और दूसरा इंटरनेशनल क्लाइमेट कैसा चल रहा है, मतलब वर्ल्ड का सिनेरियो. आज देखो, अगर आप आज इंडिया की पोजीशन देखते हो तो वर्ल्ड की सभी कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हैप्पी होंगे, बिकॉज इंडिया लीड कर रहा है ना. इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी में लीड कर रहा है, राइट. कहीं ना कहीं एक टाइप से ऐसा नेम है इंडिया का, दैट यस इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप.
तो आज आप देख रहे हो कि सारी की सारी कंट्री कहीं ना कहीं रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही है. यू आर एबल टू सी विद एग्जांपल ऑफ G20 राइट नाउ. सो टेक वन एग्जांपल फ्रॉम इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन इन द 1960s टू सब्सटेंशिएट योर आंसर. अब आपको एग्जांपल बताने हैं 1960s के टाइम पीरियड से आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए. अब आपको यही बताना कि जो हमारा फॉरेन अफेयर्स का कंडक्ट होता है वो आउटकम होता है आपके टू वे इंटरेक्शन का. एक तो आपके डोमेस्टिक कंपल्शंस क्या हैं और दूसरा इंटरनेशनल क्लाइमेट कैसा चल रहा है. सो दिस थिंग इज कंप्लीटली करेक्ट. It is correct to say that domestic compulsion and prevailing international climate influence the foreign policy of a nation. बिल्कुल ये करेक्ट बात है कि ये चीजें क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं फॉरेन पॉलिसीज को. For example, one of the India's objective in the 1960 was the rapid economic development and alleviation of the poverty. अगर आप देखते हो हमारी कंट्री का इनिशियल फेज में गोल क्या था कि हम एक तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन करें और दूसरा एलिविएशन मतलब हम रिमूव कर दे, रिड्यूस कर दे पॉवर्टी को. इट नीडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. और अब देखो हम अगर हम पॉवर्टी को डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या था, ऑक्यूपेशन जनरेट करने जरूरी थे. वो ऑक्यूपेशन कैसे जनरेट होंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को तो क्या कंसीडर किया जा रहा था, गैम्बल विद एग्रीकल्चर, सॉरी गैम्बल विद मॉनसून. तो यहाँ पे क्या था कि अब एक और वे बचता था ग्रोथ का, ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवाने का, दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन. बट उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत थी, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस की, उसकी नीड थी. इसीलिए इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड डिड नॉट जॉइन एनी ब्लॉक. इंडिया देयरफॉर वाज एबल टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स. इसीलिए देखो हम लोगों ने फील किया कि हमारी डोमेस्टिक पोजीशन कैसी है. देखो आप लोगों ने ना टू फैक्टर्स पढ़े. एक तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक पोजीशन कैसी है, डोमेस्टिक कंपल्शन क्या है, हमें ग्रोथ करनी थी, हमें ऑक्यूपेशन जनरेट करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट भी करनी थी. उसके लिए क्या जरूरी था, उसके लिए जरूरी था कि हम टेक्निकल हेल्प लें जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं. इसलिए हम लोगों ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो कर ली. क्यों, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करने से हमें बेनिफिट क्या मिला कि दोनों कंट्री ने हमें हेल्प प्रोवाइड करवाई, राइट. उसके अलावा सिमिलरली इंटरनेशनल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, उसने भी हमें इन्फ्लुएंस किया. As you are able to see, in 1962, China had invaded India, and in 1965, there was a war with Pakistan, who was an ally of US. This led to India's growing partnership with the Soviet Union. मतलब इंटरनेशनल क्लाइमेट कैसा चल रहा है, एक्सटर्नल रिलेशन कैसे चल रहे हैं, वो भी क्योंकि देखो अगर चाइना ने हम पे अटैक किया, सेम पाकिस्तान ने 1965 में अटैक कर दिया, तो फिर जब क्योंकि देखो इंटरनेशनल सिनेरियो क्या चल रहा था, इंटरनेशनल क्लाइमेट कैसा था, कोल्ड वॉर का था. तो जब यूएसए हेल्प करने शुरू कर देता है पाकिस्तान को, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट जो हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा था, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस जो हो रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ, अब यूएसएसआर नेचुरली हमारे क्लोज आ गया. और इसने क्या कर दिया, इसी ने एस्टैब्लिशमेंट की कि हमारी पार्टनरशिप इंक्रीज होनी चाहिए सोवियत यूनियन के साथ. After 1965 war, the Tashkent Agreement was brokered by the Soviet Union in January 1966, जो हमने पढ़ा था, जहां पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है, ताशकंद एग्रीमेंट, है ना. तो ये क्या था, इंटरनेशनल सिनेरियो था, इंटरनेशनल क्लाइमेट था कि अगर बाहर कुछ चीजें हैपन हो रही हैं तो वो भी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मतलब you are able to see both of the things will putting impact over the foreign policy of any country, whether it is the domestic compulsion of any country or whether it is the external or you can say international climate. Fine. Now question number 5. Identify any two aspect of India's foreign policy that you would like to retain and two that you would like to change. आपको ऐसे दो aspects बताने हैं India's foreign policy के, दो तो ऐसे जिनके साथ आप रिटेन करना चाहते हो, आप स्टे करना चाहते हो कि यस दिस पॉलिसी शुड बी देयर इन योर फॉरेन पॉलिसी, और दो ऐसे जिसको आप चेंज करना चाहते हो. इफ यू वर टू बिकम अ डिसीजन मेकर, अगर आपको चांस दिया जाए कि आपको डिसीजन मेकर बनना है, गिव रीजन टू सपोर्ट योर पोजीशन, और आपको आंसर देना है अपनी पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए. तो आपको क्या बताना, दो तो ऐसे एस्पेक्ट्स बताने जिसको आप फेवर करोगे और दो ऐसे जिसको आप चेंज करोगे. तो सबसे पहले क्या हो सकता है, जिसको आप पसंद करते हो, ऑल्दो इट कैन बी इंडिविजुअल आंसर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट दैट शुड बी इन पॉजिटिव एस्पेक्ट, कीप इन योर माइंड. सो अब देखो, देयर इज मेन फोकस ऑन इंश्योरिंग द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन. ऑल द स्टेट शुड हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डिस्पाइट हैविंग डिस्प्यूट्स अमंग ईच अदर. तो ये तो हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए. अगर इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी तभी इंडिया इंडिया है.
otherwise there will be parts, small parts of the country. So सबसे पहला जो हम सस्टेन करना चाहेंगे that yes this should work, वो क्या होगा, हमारी कंट्री का नेशनल इंटीग्रेशन, और सारे के सारे स्टेट्स क्या करें, नेशनल आइडेंटिटी गेन करें, डिस्पाइट चाहे उनके अंदर डिस्प्यूट चल रहे हैं, बट इवन देन देयर शुड बी वन फीलिंग ऑफ वननेस दैट यस दिस इज इंडिया, राइट. वो हम उसके साथ, और वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का स्टार्टिंग से ही पार्ट रही है. सो वी विल बी गोइंग विद दिस, वी विल नॉट चेंज इट. Second, the international boundaries of the nation should be ensured proper safety by deployment of forces. यानी अब इंपॉर्टेंट टास्क क्या है जो हमारे स्टार्टिंग से रहा कि हमने अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग करने का वर्क किया, राइट. जब आपको याद आ रहा होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, बिकॉज वी वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट यस टिल देन वी आर नॉट एबल टू सेफगार्ड आवर बाउंड्री, and if we are not able to fulfill the food grains need at least of the country, we will not be able to sustain, right. इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट करना है और हमें क्या करना है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को भी सेफ गार्ड करके रखना है. तो ये भी प्रिंसिपल है जो हम आज भी ऐसे ही आज भी हम एज इट इज इसको एक्सेप्ट करेंगे. और थर्ड, द नेशनल इंटरेस्ट शुड गाइड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. दिस जनरल ट्रेंड विच इज फॉलोड बाय ऑलमोस्ट एवरी पार्टी इन द पावर, और ये हमेशा से रेलिवेंट रहता है. क्या, नेशनल इंटरेस्ट, कि जहां आपको लगता है ना कि आपके नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं, वहां हम क्या करते हैं, वही वैल्यूज हमारी फॉरेन पॉलिसीज को गाइड करते हैं. जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि हमें दोनों ब्लॉक से रिक्वायरमेंट है हेल्प की, तो हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर लिया, राइट. तो ये ट्रेंड होता है जो हम हर एक पार्टी को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं फॉलो करती भी है. एंड येस वी विल ऑल्सो सपोर्ट दैट 2 policies और 3 policies that yes these should be retained, right. तो ये तो वो पॉलिसी है जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज को गाइड कर रही हैं, एंड येस वी विल ऑल्सो बी गोइंग विद दीज पॉलिसीज. अब जो आप चेंज करना चाह रहे हो, अब चेंज किसको चेंज करना चाह रहे हो, इंडिया शुड इनहेंस इट्स स्टेटस एट इंटरनेशनल स्टेज बाय मेकिंग एफर्ट्स टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज को लीड करने वाली कंट्री नहीं है जो डिप्रेस्ड कंट्रीज थी, जो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड कंट्री थी. नाउ वी आर हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी. आप लोगों ने जो नेम इस चैप्टर में पढ़ा ना, नेम पढ़ा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. अब हम कहीं ना नॉन अलाइनमेंट 2 पर फोकस्ड है, जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी पर बेस्ड है. तो इसीलिए अब इंडिया को क्या वर्क करना चाहिए, इंडिया शुड वर्क टू इनहेंस इट्स डिग्निटी. हमारा जो स्टेटस है ना इंटरनेशनल लेवल पे, हमें उसको इनहेंस करना चाहिए. एंड वी शुड डिमांड फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UNO. And we are in that position that yes we can demand for that. We are fulfilling all the criteria. अगर आप पॉपुलेशन के बेस पे देखते हो, अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे देखते हो, अगर आप डेवलपमेंटल बेसिस पे देखते हो, we can demand for that. So India should work for this now. Although we are working, but even then countries like China, they are not in the favor, and that's why we are not able to get permanent membership till now. Second, India should increase its economic influence at international level by enhancing its trade with the other nation of the world. दूसरा में क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास है ना, वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास है. That's why if we will utilize them ना properly, if we utilize our human resource properly, so we can get a lot of economic benefits. और इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज कर सकते हैं बाय इनहेंसिंग द ट्रेड ऑफ आवर कंट्री विद अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज इकोनॉमिकली व्हेन वी विल बी स्ट्रांग, देन यस ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू गेट much stronger position in the international level as well. Fine. So 5 questions we have done in this particular class. I hope all these 5 questions are completely clear to all of you. 5 questions are left that we will discuss in next video. Till 5 question, I feel that everything is clear to all of you, but even then if you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. In the next part, we will start from question number 6. Till then, keep revising, keep learning and stay connected as well. Thank you. Thanks a lot.